चलो देखो चौथा सवाल आपका क्या कह रहा है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि दुनिया का यदि कोई भी कथन आपके सामने पेश कर दिया जाए या दे दिया जाए लगाने के लिए, तो सर्वप्रथम उस कथन को हम क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो कथन को आप ध्यान से पढ़ते हुए जाइए और आप यह कोशिश करिए कि हमसे क्या पूछ रहा है, क्या वह हमें चीज मालूम है कि नहीं। यदि नहीं मालूम है तो आप उसको मान लीजिए और मानने के बाद जैसे ही कॉन्सेप्ट पूरा होता है तो हमने बताया है क्या लिखिएगा, प्रश्नानुसार। तो कथन को ध्यान से पढ़िए। चौथा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि कोई नियत दूरी है। जैसे यदि मैं इस ब्लैक बोर्ड के इस सिरे से लेकर के इस सिरे तक मैं चलूं तो मान लो कि 1 किलोमीटर होता है। कहने का मतलब ये है कि आपकी फिक्स दूरी, जैसे आप लोग घर से विद्यालय की तरफ आते हैं, विद्यालय पे आते हैं, तो ये दूरी कैसी कहलाएगी, नियत दूरी, क्योंकि आपसे वही प्रत्येक दिन की दूरी रहेगी। तो आपने घर से विद्यालय पे आया तो ये नियत दूरी हो गई, लेकिन विद्यालय से जैसे ही आप आगे बढ़ गए तो वह क्या आएगी, अतिरिक्त दूरी आएगी। कहने का मतलब ये है कि क्या वह नियत दूरी कितनी है, क्या ये हमें मालूम है, नहीं मालूम। समझे कि नहीं? फिर से आप मेरी बात को समझिए। कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने घर से विद्यालय पे आते हैं तो वह नियत दूरी के अंतर्गत आ जाता है। नियत दूरी का मतलब ये होता है कि वह दूरी कभी बदले ना। तो क्या हम लोगों का जैसे दिन बदलता है, आज का दिन बीत जा रहा, तो कल आने वाले दिन में क्या हमारा घर एक स्थान से दूसरे स्थान भाग जाएगा, वही रहेगा। तो इसका मतलब दूरी वही रहेगी कि नहीं रहेगी? तो दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वह किसके अंतर्गत आएगी, नियत दूरी के अंतर्गत आएगी। और जैसे ही मैं विद्यालय से आगे की तरफ बढ़ूंगा तो अब मैं अतिरिक्त दूरी चल रहा हूं कि नहीं? अतिरिक्त दूरी का मतलब एक्स्ट्रा दूरी मैंने चल दिया। तो क्या इस कथन में कहीं लिखा है कि कितनी नियत दूरी के लिए भाड़ा लिया जा रहा है? नहीं, ये लिखा है। इतनी बात समझ में आई? तो मैंने कहा था कि जब मैं कथन को पढ़ूंगा और कथन में जो मालूम नहीं रहेगा उसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ पर आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, माना कि नियत दूरी के लिए भाड़ा बराबर, माना कि नियत दूरी के लिए भाड़ा, तो नियत दूरी के लिए भाड़ा, नियत दूरी के लिए भाड़ा। तो भाड़ा जो होता है वह रुपए में होता है, तो इसको मैंने लिख लिया x रुपए। हमने कथन में पढ़ा नियत दूरी आया, तो हमें मालूम नहीं है कि उसकी नियत कितनी दूरी है, तो मैंने उस नियत दूरी के लिए भाड़ा कितना रुपया मान लिया, x रुपया मान लिया। फिर आगे पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा कि एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब अब जितना भी वह एक्स्ट्रा चलेगा उसी में क्या जोड़ा जाएगा, नियत वाला भाड़ा भी जोड़ा जाएगा। तो क्या कि ये कितना स्कूल के बाद वह बच्चा कितनी दूरी चल रहा है आगे, क्या है हमें मालूम है? तो इसका मतलब मुझे अतिरिक्त दूरी के लिए भाड़ा नहीं मालूम, तो वो भी नहीं मालूम, तो उसको भी हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा तथा अतिरिक्त दूरी के लिए, क्या लिखेगा, तथा अतिरिक्त दूरी के लिए, अतिरिक्त दूरी के लिए भाड़ा। और वह तथा अतिरिक्त दूरी के लिए
मतलब 1 किलोमीटर की दूरी के लिए, मतलब जैसे ही वह विद्यालय से 1 किलोमीटर आगे जाएगा तो जो उसका पैसा होगा वह टैक्सी वाला ले लेगा। लेकिन हमें यदि 1 का मालूम हो जाए तो चाहे जितने किलोमीटर का निकालना रहेगा मैं उसी में उतने का क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। तो लिखिएगा तथा अतिरिक्त दूरी के लिए 1 किलोमीटर दूरी का भाड़ा, 1 किलोमीटर दूरी के अतिरिक्त का भाड़ा बराबर, अतिरिक्त का भाड़ा। तो ये आपका क्या हो गया, ₹Y हो गया। इतनी बात सभी को समझ में आया? तो मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे ही मानने वाला कॉन्सेप्ट पूरा होता है तो हम क्या लिखते हैं, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार का मतलब ये हो गया कि कथन को हम शुरुआत से पढ़ते हुए जाएंगे और जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे लिखते हुए चले जाएंगे। तो कथन को शुरुआत से पढ़िए, क्या कह रहा है, कह रहा कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जा रहा है। मतलब वह जो भी दूरी तय करेगा तो उसमें हम क्या जोड़ देंगे, नियत दूरी का भाड़ा। जैसे मैं 1 कदम रखा तो इस 1 कदम में हमारा अतिरिक्त वाला तो आ रहा है, लेकिन वह क्या सम्मिलित हो जाएगा, नियत वाला भी सम्मिलित हो जाएगा। तो इसका मतलब जितना भी वह किलोमीटर की दूरी तय करेगा उसी में हम किसको ऐड कर लेंगे, नियत दूरी वाले भाड़े। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो मैंने आगे पढ़ा तो कथन में कह रहा 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपया। वह कितना किलोमीटर अतिरिक्त चल रहा है, 10। तो 1 किलोमीटर की दूरी के लिए अतिरिक्त भाड़ा ₹Y, तो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 10Y। लेकिन इसी 10Y में किसको ऐड करना है, नियत दूरी वाले भाड़ा को। तो नियत दूरी का भाड़ा कितना है, x है। तो ए ऐड करने के लिए कह रहा, तो चिन्ह क्या लगेगा, स्लैश। तो ये दोनों क्या है, भाड़ा है। तो भाड़ा किसके बराबर होगा, भाड़ा के ही बराबर होगा। तो जब वह 10 किलोमीटर की दूरी तय करता तो कुल कितना भाड़ा लगता है, 105 रुपया लगता है। तो क्या मैं इनको जोड़ घटा सकता हूँ, क्यों नहीं, क्योंकि ये राशियां आपस में समान नहीं है। तो मैंने कहा जिनको मैं जोड़ घटा नहीं सकता उनको कैसा नाम देता हूँ, समीकरण का नाम। तो ये डैश डैश करके बना दीजिए समीकरण नंबर 1। फिर जैसे ही प्रश्नानुसार वाला कथन खत्म होता है तो इसके बाद वाला कथन मैंने क्या बताया, क्या लिखा जाता है, पुनः प्रश्नानुसार। और पुनः प्रश्नानुसार का मतलब मैंने समझाया है कि पुनः प्रश्नानुसार का मतलब ये होता है कि मैंने कथन को पढ़ करके जहां छोड़ा है उसके आगे पढ़ूंगा। तो आगे कह रहा कि 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना रुपया लेता है, 155 रुपया लेता है। कितना रुपया लेता है, 155। तो ध्यान से आप समझिएगा कि वह 15 किलोमीटर बाद में तय कर चल रहा है। कितना किलोमीटर चला, 15। तो उस 15 किलोमीटर में क्या हमारा जुड़ेगा, नियत दूरी वाला भाड़ा भी जुड़ेगा। तो 1 किलोमीटर की अतिरिक्त का भाड़ा Y रुपया, तो 15 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी का भाड़ा कितना हो जाएगा, 15Y हो गया। लेकिन इसी 15Y में क्या क्या ऐड होगा, नियत दूरी वाला भी भाड़ा ऐड हो जाएगा। तो x + 15Y बराबर कितना भाड़ा हो जा रहा है, 155 रुपए। क्या मैं इनको जोड़ घटा सकता हूँ, तो इनको हम डैश डैश करके क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 2। इतनी बात समझ में आई प्रत्येक को? अब देखिए 2 समीकरण है, तो 2 समीकरणों को हल करने की 4 विधियां हैं। पहली विधि है आपकी बताई गई प्रतिस्थापन विधि, जो बोर्ड की
ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे आपका एक सवाल फिक्स है प्रतिस्थापन विषय लगाने के लिए। तो मैंने कहा यदि प्रतिस्थापन विषय आप लगाइएगा तो सर्वप्रथम हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों में से किसी भी समीकरण से मान निकाल सकते हैं, चाहे एक से रखूं चाहे दो से। लेकिन ध्यान देने की इतनी सी बात है कि यदि मैं एक से निकालूंगा तो दूसरे में रखूंगा, यदि दूसरे से निकालूंगा तो मैं किससे निकालूं, तो आप लिखिएगा समीकरण एक से। तो समीकरण एक है क्या, उसको सर्वप्रथम लिख लीजिए। तो समीकरण एक क्या है, x प्लस 10y बराबर 105। तो प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि कोई एक चर राशि केवल एक पक्ष में और बाकी एक पक्ष में। तो x को मैं रहने दे रहा हूँ, तो बाकी को पक्षांतर करना पड़ेगा। तो क्या इसको लिखने की आवश्यकता है, नहीं। तो आगे बढ़ा तो बराबर, फिर आगे बढ़ा तो 105, और ये प्लस वाली संख्या इधर आएगी तो माइनस कितना हो गया, 10। क्या मैं इनको जोड़ घटा सकता हूँ, तो इनको मैं क्या नाम दूंगा, समीकरण कैसा 3 हो गया है आपका। तो मैंने कहा यदि मैं एक से निकालूंगा तो किसमें रखूंगा, दूसरे में। तो आप लिखिएगा x का मान समीकरण किसमें रखने पर, 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 है क्या, उसको सर्वप्रथम हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो समीकरण 2 क्या है, x प्लस 15y बराबर 155। तो जहां x है मैं वहीं क्या लिखूंगा, 105 माइनस 10y। ये केवल कितने का मान हुआ, x का। लेकिन जैसे ही आगे मैंने बढ़ा x के तो क्या मिला, अब क्या आ गया 15y बराबर कितना आ गया। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि यदि राशियां आपस में समान है तो उनको जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। तो देखो y राशियां क्या मिल गई, तो माइनस प्लस वाली संख्याएं क्या होती है, घटती है। लेकिन चिन्ह बड़े का, तो बड़ा कौन है, 15 है कि 10 है, तो 15 का चिन्ह प्लस, तो प्लस लिखिए। तो 15 में से 10 गया कितना बचेगा, 5y, और बराबर कितना आ गया। फिर मैथ का नियम ये कहता है कि जिसका मान निकालना उसको एक तरफ बाकी को एक तरफ। तो किसका मान निकालना है, y अल्फाबेट आया तो y अल्फाबेट वाले को केवल लिखो और बाकी को क्या कर दो, पक्षांतर। इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं तो कैसा, प्लस, प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस। तो यहाँ देखो माइनस, यहाँ क्या चिन्ह छिपा, तो प्लस माइनस वाली संख्याएं क्या होती हैं, घटती हैं। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 50 आ जाएगा। 5 में से 5 जाएगा 0 और 5 में से 0 जाएगा 5 हो गया। फिर आपका कहता है कि हमें केवल y का मान चाहिए, तो जिसका मान चाहिए उसको एक तरफ बाकी को एक तरफ। तो इन दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं तो कैसा चिन्ह, गुणे का। तो गुणा का उल्टा, तो भाग देंगे 5 से, तो y का मान कितना मिल गया, 10 मिल गया। कितना मिल गया, 10 मिल गया। इतनी बात समझ में आई प्रत्येक को। अब जैसे ही हमारा किसी एक अल्फाबेट का मान मिल जाता तो किसी भी समीकरण में रख देंगे तो दूसरे अल्फाबेट का। तो हम ऐसे समीकरण में रखेंगे जिसमें हमें पक्षांतर करने की आवश्यकता ना हो। तो समीकरण 3 को देखो, यदि मैं यहीं पर y का मान उठा के रख दूं तो क्या किसी को पक्षांतर करने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं। तो यहाँ पर आप लिखिएगा y का मान समीकरण कितने में रखने पर, 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 है क्या, उसको सर्वप्रथम आप लोग लिख लीजिए। तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 105 माइनस 10y। x है तो x लिखा, बराबर है तो बराबर 105 माइनस। अब इन दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं तो कैसा चिन्ह, गुणे का, तो गुणा लगा दो। और y है तो y की जगह पे 10।
तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का गुणा 10 में 100, और 105 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। तो देखो x और y का मान मिल गया कि नहीं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो नियत दूरी के लिए भाड़ा कितना रुपया लग रहा है, 5 रुपया, और अतिरिक्त दूरी के लिए कितना भाड़ा, 10 रुपया लग रहा है। समझ में आया। लेकिन सवाल में पूछ रहा उसको कि देखो क्या पूछ रहा, कह रहा कि 15 किलोमीटर 15 नहीं 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। कितना किलोमीटर के लिए, 25। तो यहाँ पर लिखिएगा 25 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा बराबर। तो ये हम कितने का निकाल रहे हैं, 25 किलोमीटर। तो मैंने कहा जो भी वह दूरी तय करेगा तो वह किस में आएगा, अतिरिक्त दूरी में आएगा। तो 1 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी के लिए भाड़ा 22 रुपया, तो 25 किलोमीटर के लिए 25y। लेकिन इस अतिरिक्त दूरी में कथन में कह दिया क्या जोड़ा जाएगा, कह रहा कि सम्मिलित किया जाएगा, हमेशा सम्मिलित किया जाएगा नियत भाड़ा। तो नियत भाड़ा है कितना, x। तो x को इसी में सम्मिलित कर दो। इतनी बात समझ में आई कि अब मान उठा के रखो तो हमें 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा मालूम हो जाएगा। तो x के जगह पे 5 और y के जगह पे 10, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 250 में 5 जोड़ेंगे तो 255। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 25 किलोमीटर की दूरी के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, 255। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। क्योंकि वह सवाल में कह दिया पहले से कि जितनी भी दूरी वह तय करेगा उसमें सम्मिलित को लिया जाएगा। मतलब सम्मिलित किया जाएगा किसको, नियत वाले को। तो नियत वाला भाड़ा मैंने माना x, तो जितना भी दूरी आया हमेशा मैंने नियत वाले को जोड़ा। पहले 10 चला तो मैंने नियत को जोड़ दिया, फिर 15 चला फिर नियत को जोड़ दिया, 25 पूछा फिर मैंने 25 में नियत को जोड़ दिया। क्योंकि वह कह दिया कि उसमें नियत भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, तो इस कारण हमने दोनों प्रत्येक समीकरणों में नियत वाले को ऐड कर लिया। देखिए इसका अगला सवाल आपका जो 5वां है वह क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश। तो पहले ही जब मैंने कथन को पढ़ा तो पहले कैसा शब्द आया, भिन्न आया। कैसा शब्द आया, भिन्न। तो ध्यान दीजिएगा ये जो आपका भिन्न लिखा गया है तो आप लोगों के दिमाग में उठ गया होगा कि सर भिन्न किसे कहते हैं। यदि हमें भिन्न मालूम हो जाए तो हम भिन्न को निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि दुनिया की जितनी भी संख्याएं अंश बटे हर में लिखी गई होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि कोई संख्या अंश बटे हर में लिखी गई है तो वह क्या बोली जाएगी, भिन्न। लेकिन एक बात खास याद रखना है कि भिन्न का चिन्ह हमेशा धनात्मक होता, ऋणात्मक नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई पूछता है कि भिन्न किसे कहते हैं तो बोलिएगा जिन संख्याओं को अंश बटे हर में लिखा जाए और उनका चिन्ह केवल धनात्मक हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। जैसे मैंने लिख दिया -1/2, तो क्या यह भिन्न कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। क्योंकि भिन्न का चिन्ह हमेशा क्या रहता है, धनात्मक रहता है। तो ये माइनस है तो ये अंश बटा हर में आया लेकिन चिन्ह धनात्मक ना होने की वजह से भिन्न नहीं कहलाएगा। तो एक ऐसी संख्या है परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय भी संख्या अंश बटे हर में लिखा जाता है लेकिन परिमेय संख्याओं का चिन्ह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आई। तो ऐसे आप लोगों को कभी कोई व्यक्ति उलझा सकता है कि बताइए भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर क्या है।
कहेगा कि भिन्न भी अंश बटा हर में लिखा जाता है और परिमेय वाली संख्या भी अंश बटे हर में लिखी जाती है, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? तो आप लोग बताइएगा कि भिन्न संख्याओं का चिन्ह धनात्मक होता है, लेकिन परिमेय संख्याओं का चिन्ह धनात्मक व ऋणात्मक दोनों होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो भिन्न और परिमेय आप पहचान लेंगे, तो हमें भिन्न मानना है। तो मैं भिन्न तभी बना सकता हूं जब हमें अंश मालूम हो और हर, क्योंकि भिन्न किस में लिखा जाता है? अंश बटे हर में। तो हमें मालूम ही नहीं है, तो उसको हमने क्या कहा? जिसको मालूम नहीं रहेगा उसी को हम क्या कर लेंगे? मान लेंगे। तो लिखिएगा माना कि अंश क्या हो जाएगा आपका? x। मैंने माना कि अंश कितना है? x, तथा हर कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। तो मैंने हर को y मान लिया, तो मैंने अंश व हर को मान लिया, तो भिन्न निकाल सकता हूं। तो लिखिएगा इसलिए भिन्न बराबर आपका क्या हो जाएगा? तो भिन्न किस में लिखा जाता है? अंश बटे हर में। तो अंश है कितना? x, हर है कितना? y। तो अंश बटे हर में लिख दिया, तो क्या मिल गया? भिन्न मिल गया। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे ही मानने वाला कॉन्सेप्ट पूरा होता है तो हम क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। और प्रश्नानुसार का मतलब मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि यह एक ही कॉन्सेप्ट पे पूरा लिखित वाला प्रश्न हल होगा। प्रश्नानुसार का मतलब कथन को शुरुआत से पढ़ते हुए जाओ और जैसे जैसे कहता वैसे वैसे केवल हमें लिखना और कुछ भी नहीं करना। तो मैंने कथन को शुरुआत से पढ़ा तो कह रहा है कि यदि किसी भिन्न, क्या कहा? भिन्न। तो भिन्न कहा तो हम सर्वप्रथम क्या लिखेंगे? भिन्न लिखेंगे। तो भिन्न है क्या? x बटे y। तो भिन्न कहा तो मैंने क्या लिख लिया? भिन्न लिया। फिर आगे कह रहा है कि भिन्न के अंश, भिन्न के किसमें? अंश में। और किसमें? हर। बटे के ऊपर वाली संख्या को बोला जाता है अंश और बटे के नीचे वाली संख्या को बोला जाता है हर। तो कह रहा है कि अंश व हर में दोनों में कितना जोड़ दिया जाए? 2। तो जोड़ने के लिए कैसा चिन्ह लगाएंगे? प्लस। तो हमने दोनों में प्लस जोड़ दिया, लेकिन कितना जोड़ दिया जाए? 2। तो 2 जोड़ दीजिए। तो जब अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न कितना हो जाता है? 9/11 हो जाता है। तो ए भी भिन्न है, ए भी भिन्न, तो 2 भिन्नों का मान आपस में क्या हो जाएगा? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? फिर मैथ का नियम ये कहता है कि यदि कहीं भी संख्याएं अंश बटे हर में और बीच में बराबर का चिन्ह तो तिर्यक क्या करते हैं? तो 11 का गुणा x में करेंगे तो आगे बढ़ा तो प्लस। अब इस 11 का गुणा किस में करेंगे? 2 में। तो 11 गुना आगे बढ़ा तो अब इस 9 का गुणा y में करेंगे 9y। फिर 9 का गुणा 2 में करेंगे 18। अब चर राशि को एक तरफ, अचर राशि को एक तरफ, तो पक्षांतर करो। तो चर का मतलब है अल्फाबेट वाला, अल्फाबेट ए से लेके जेड तक। तो x है और क्या है? y। तो प्लस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -9y। और इधर क्या बचा? जब मैंने 9y को पक्षांतर किया तो केवल 18 बचा, और ये प्लस वाला उधर जाएगा माइनस। तो क्या मैं इनको जोड़ घटा सकता हूँ? तो इनको आप जो कहते हो ऐसे लिख दीजिए। इतनी बात समझ में आई? इसके आगे क्या चिन्ह छिपा है? और इसका चिन्ह क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस वाली संख्याएं क्या होती है? घटती हैं। तो घटाओ तो 22 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा? 4। लेकिन चिन्ह किसका लिया जाता है? बड़े का। तो बड़ा इन दोनों में कौन है? 22 का चिन्ह माइनस, तो माइनस हो जाएगा। क्या मैं इनको अब जोड़ घटा सकता हूँ? नहीं। तो इनको आप डैश डैश करके बना दीजिए समीकरण नंबर 1। अब प्रश्नानुसार वाला खत्म हुआ तो क्या लिखा जाएगा? पुनः प्रश्नानुसार। तो पुनः प्रश्नानुसार का मतलब ये हो गया कि मैंने कथन को पढ़ करके जहाँ छोड़ दिया था अब उसके आगे पढ़ूंगा।
वास्तव में तो पुनः का मतलब होता है दोबारा, लेकिन मैथ का नियम ये कहता है कि हमें एक ही कॉन्सेप्ट पे बताऊंगा और पूरी सवाल उसी पे लगेगा। मेरे कहने का मतलब पुनः प्रश्नानुसार का मतलब ये होता है मेरी दृष्टि से कि मैंने कथन को पढ़कर जहां छोड़ा था अब उसके आगे पढ़ेगा। तो आगे पढ़िए, क्या लिखा है आपका, कह रहा है कि यदि अंश व हर में, पहले क्या कहा, अंश, तो ढूंढो, पहले कहा अंश तो ढूंढो, अंश है कितना, यक्स, तो अंश कहा तो मैंने अंश लिखा। फिर कह रहा हर, तो हर कहाँ लिखा जाता है, बटे के नीचे लिखा जाता है। अंश कहा तो अंश लिखा, हर कहा तो हर लिखा। फिर कह रहा कि अंश हर में कितना जोड़ दिया जाए, 3, तो जोड़ने के लिए कैसा चिन्ह, प्लस, और कितना जोड़ दिया जाए, 3। तो जब मैं ये 3 जोड़ता हूं तो भिन्न कितना हो जाता है, 5/6 के बराबर हो जाता है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ए संख्या अंश बटे हर में, ए भी अंश बटे हर में, बीच में बराबर का चिन्ह तो तिर्यक, तो 6 का गुणा x में करेंगे 6x, आगे बढ़ा तो प्लस, फिर 6 का गुणा किसमें करना बाकी है, तो 6 3 18, अब 5 का गुणा y में करेंगे तो 5y, आगे बढ़ा तो प्लस, फिर 5 का गुणा 3 में करेंगे 15। अब अल्फाबेट को एक तरफ, बिना अल्फाबेट को तो पक्षांतर करो, तो मैंने अल्फाबेट वाला था तो लिख लिया। अब इसको पक्षांतर करो, प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस, अब ए आपका उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो प्लस माइनस वाली संख्याएं घटती हैं तो घटा लीजिएगा, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3, और बड़े का चिन्ह ये माइनस है तो मैंने माइनस लिख दिया। अब डैश डैश करके समीकरण नंबर 2। अब दो समीकरणों को हल करने के लिए आपके पास 4 विधियां हैं। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि है विलोपन विधि, तीसरी विधि है व्यतिगुणनकरण विधि, और चौथी विधि आपकी है ग्राफी विधि। तो मैंने इस वाले सवाल में, इसके पहले वाले सवाल में प्रतिस्थापन विधि से बताया। अब इस वाले सवाल में मैं दूसरी विधि से बता रहा हूं, किसमें भी प्रतिस्थापन विधि से बता दे। तो प्रतिस्थापन विधि आप खूब बढ़िया ढंग से लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत ही एग्जाम बोर्ड में एक सवाल फिक्स आएगा, क्योंकि ये विधि थोड़ी लॉन्ग चलती है। तो मैंने कहा था यदि हमें प्रतिस्थापन विधि से लगाना है तो हम सर्वप्रथम क्या लिख लेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है कि किसी भी समीकरण से हम किसी भी चर राशि का मान निकाल सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है क्या, उनको सर्वप्रथम लिख लीजिए। तो समीकरण 1 है क्या, 11x - 9y बराबर कितना, -4। इतना बात समझ में आया। तो प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि किसी एक चर राशि को केवल एक तरफ, बाकी को एक तरफ। तो हमने एक चर राशि को लिख लिया x वाले को, क्या अब इसको लिखने की आवश्यकता है, तो इसको मत लिखो, आगे बढ़ जाओ। बराबर है तो बराबर, -4 है तो 4, और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +9। क्या मैं इनको जोड़ घटा सकता हूँ, नहीं। अभी हमें केवल x का ही मान चाहिए। तो अभी देखो 11 20 रहा कि नहीं, तो उसको भी पक्षांतर करो, तो इन दोनों के बीच में कैसा चिन्ह, गुणा, और गुणा का विपरीत क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, क्योंकि हम इसको पक्षांतर कर रहे हैं तो मैंने भाग दे दिया। क्या मैं इनको हल कर सकता हूँ, क्योंकि इनको जोड़ा घटाया नहीं जा सकता, इस कारण आप नाम ले दीजिएगा समीकरण नंबर 3। इतनी बात समझ में आई प्रत्येक को। अब मैंने कहा कि प्रतिस्थापन विधि में एक खास बात याद रखनी है कि यदि एक से निकाल रहे हैं तो उसको दूसरे में रखेंगे। तो किसका मान मैंने निकाला, पहले का। तो पहले में किसका मान निकाला, किस अल्फाबेट का निकाला, x का। तो आप लिखिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 है क्या, उसको सर्वप्रथम लिख लीजिए। तो समीकरण 2 है क्या है आपका, 6x - 5y बराबर -3।
आगे बढ़ा तो क्या मिला 6। अब इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चिन्ह, तो कैसा चिन्ह गुणा। यक्स का मान कितना है -4 प्लस 9y/11। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि किसी अल्फाबेट का मान रखते समय एक से अधिक अवयव में आ जाएगा तो हम क्या लगा लेंगे कोष्टक लगा लेंगे। तो कोष्टक लगा, फिर जैसे ही x के आगे बढ़ा तो क्या मिला माइनस, फिर आगे बढ़ा तो 5y, फिर आगे बढ़ा तो बराबर, फिर आगे -3। इतनी बात समझ में आई। फिर मैंने इसके आगे का कॉन्सेप्ट बताया है कि यदि कहीं भी कोष्टक के आगे कोई अवयव लिखा गया है गुणा में या पीछे में, तो उस अवयव को लेकर के कोष्टक के अंदर प्रत्येक अवयव में गुणा। तो 6 का गुणा -4 में करेंगे तो 6 चौ 24, आगे मैंने बढ़ा तो प्लस, और 6 नवा कितना हो गया 54y। अब पूरे के बटे कितना है 11, आगे बढ़ा तो -5y बराबर -3। मैंने देखा कि ये संख्या अंश बटे हर में क्या है अंश बटे हर में है, तो इसको भी आप अंश बटे हर में बना लीजिए। तो प्रत्येक संख्याओं का हर कितना छिपा रहता है 1 छिपा रहता है। तो मैंने देखा कि संख्याएं किसमें आ गई अंश बटे हर। यदि संख्याएं अंश बटे हर में बीच में प्लस हो या माइनस हो या दोनों हो तो हर का हम क्या करते हैं तो 11 एक का एलसीएम कितना होगा 11। अब पहले वाले हर से भाग दो, एलसीएम में भाग कितनी बार जाएगी एक बार, तो जितनी बार में जाती है उसी का गुणा उसके वाले, तो क्या इसके मान में परिवर्तन होगा तो जो कहते हो लिख दीजिए आप -24 प्लस 54y। आगे बढ़ा तो अब मैं कितने से भाग दूंगा एलसीएम में, तो 1 से भाग दूंगा किसमें 11 में, तो कितनी बार जाएगा तो 11 का गुणा उसके वाले अंश में, तो 11 5 55y। आगे क्या मिल गया -3 है तो -3। अब ये संख्याएं अंश बटे हर में, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं अंश बटे हर। इतनी बात समझ में आई। यदि कहीं भी संख्याएं अंश बटे हर में और बीच में बराबर का चिन्ह तो तिर्यक, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या इसके मान में परिवर्तन होगा नहीं, तो इनको आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए 54y -55y। और आगे बढ़ाते 11 दिया 33 हो गया। अब देखिए कौन सी चर राशियां आपस में क्या मिल रही हैं समान। तो यदि चर राशियां आपस में समान है तो उनको जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। तो 54 में से 55 जाएगा कितना बचेगा 1, तो 1 लिखा नहीं जाता है छिपा रहता, तो केवल y बचेगा। और चिन्ह किसका लिया जाता है तो बड़ा कौन है 54 55 है, तो 55 का चिन्ह माइनस और बराबर क्या गया -33। फिर मैथ का नियम ये कहता है कि जिसका मान निकालना उसको एक तरफ बाकी को, तो किसका मान निकालना तो y के आगे चिन्ह क्या है -y बराबर कितना है -33। और एक माइनस वाली संख्या उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस। तो प्लस माइनस वाली संख्याएं क्या होती है घटती है, तो घटा लीजिए प्लस माइनस वाली संख्याओं को। तो 33 में से 24 जाएगा कितना बचेगा आपका 9। लेकिन चिन्ह किसका तो बड़ा कौन है उन दोनों में माइनस, तो बड़ा 33, तो 33 का चिन्ह माइनस है तो मैंने माइनस लिखा। यदि दोनों पक्षों में अवयव समान है तो क्या होते हैं कट जाते हैं, तो y का मान कितना 9 मिल गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब किसी भी अल्फाबेट का मान मिल जाता है तो उसका मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए तो किसका मान मिल जाएगा दूसरे अल्फाबेट का। तो मैंने कहा आप ऐसे समीकरण में रखिएगा कि जिसमें पक्षांतर करने की आवश्यकता ना पड़े। तो देखो समीकरण नंबर 3, केवल यदि मैं यहाँ पर y का मान उठा के रख दूं तो क्या कहीं पर पक्षांतर करने की आवश्यकता है नहीं। तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा y का मान समीकरण कितने में रखने पर 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 है क्या उसको सर्वप्रथम आप लोग क्या कर लीजिए लिख लीजिए। तो समीकरण 3 है आपका क्या लिखो x बराबर -4 प्लस 9y बटे 11।
तो आगे बढ़ो तो -4 है तो -4, आगे बढ़ा प्लस है तो प्लस, इन दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं तो कैसा चिन्ह गुणा, और y है तो क्या y का मान मालूम है? यस सर। तो लिख दो आप, अब बटे कितना आ गया? 11। तो आप 9 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 9 81, प्लस माइनस वाली संख्याएं क्या होती हैं? घटती हैं, तो घटाओ। तो 81 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 77। लेकिन चिन्ह किसका? तो बड़ा कौन है -4 और 81 में? तो 81 का चिन्ह प्लस, तो यहाँ भी चिन्ह क्या लगेगा? तो एक अवयव के साथ प्लस लिखा नहीं जाता है, छिपा रहता है। अब भाग दो 11 से 7 में 77 में, तो 11 सते, तो x का मान कितना मिल गया? तो अब मैं भिन्न बता सकता हूं कि नहीं? तो लिखिएगा अतः भिन्न बराबर, तो भिन्न किसमें था आपका? x बटे y, तो x का मान 7 और y का मान 9, तो वह भिन्न कितनी थी आपकी? 7/9। सभी को समझ में आया कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो नोट कर लो इसको।